तो देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें यहाँ पे संभावना वाले चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में हमें 3 नी को देखना है। एक नी, 2 नी और तीसरा नी। हाँ, पहला 2 नी हमने देख लिया। एक नी हमने देखा कि जिसमें निरपेक्ष घटना, सॉरी निरपेक्ष नहीं, निवारक घटनाएं थी। अगर घटना ए और बी निवारक है तो ए छेद बी क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, बराबर खाली गण रिक्त समुच्चय, है ना। और पी ऑफ ए छेद बी कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, दूसरा हमने सीखा था निशेष, निशेष, है ना। तो निशेष में क्या होता है, ए योग बी होता है, ए योग बी बराबर यू होता है, और पी ऑफ ए योग बी हो जाता है हमारा 1। अभी तीसरा नियम में सीखना है, वो है निरपेक्ष। ये निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है ना। तो ये निरपेक्ष का अर्थ समझना है हमें। तो निरपेक्ष अर्थात एक दूसरे को इफेक्ट ना करे, ऐसा, एक दूसरे को इफेक्ट ना करे, है ना। तो निरपेक्ष में क्या होगा, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर घटना ए और बी निरपेक्ष घटनाएं हैं तो ए घटना की वजह से बी को कोई इफेक्ट नहीं होगा और बी घटना की वजह से ए को कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो निरपेक्ष मतलब हम बोल सकते हैं स्वतंत्र भी बोल सकते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके सामने होता है सापेक्ष। सापेक्ष में क्या होता है कि वहाँ पे घटना ए की वजह से बी में इफेक्ट हो जाता है या घटना बी की वजह से ए में इफेक्ट हो जाता है, तो उसका मूल्य बदल जाता है, उसका मूल्य बदल जाता है ना। तो उसके मैं अलग अलग उदाहरण दे सकता हूँ और उदाहरण देने के बाद आपको समझा भी सकता हूँ और उस प्रकार के हमारे पास सवाल भी आएंगे, है ना। तो एक सिंपल सा उदाहरण ले लेता हूँ मैं पहले, कि अगर मैं कोई सिक्का उछालता हूँ, तो सिक्का उछालता हूँ तो पहली बार सिक्का उछाला तो हेड आया या फिर टेल आया। अब दूसरी बार सिक्का उछालूंगा तो पहली बार हेड आया, तो दूसरी बार सिक्का उछालूंगा तो सिक्का बोलेगा कि भाई पहली बार हेड आया था इसलिए इस बार मैं हेड ही आऊँगा, या फिर ऐसा बोलेगा पहली बार हेड आया था इसलिए मैं दूसरी बार हेड नहीं आऊँगा। तो पहली बार की जो घटना है उसको दूसरी बार की घटना के साथ इफेक्ट होगी कि नहीं होगी। सिक्का बोलेगा कि भाई पहली बार हेड आया था इसलिए दूसरी बार नहीं आऊँगा मैं हेड, नहीं बोल सकता ना। सिक्का ऐसा नहीं कर सकता ना। पहली बार की जो हमारी घटना हुई है, पहली बार का जो हमारे परिणाम मिला है, वो परिणाम दूसरी बार की घटना को मतलब वो परिणाम दूसरी बार की घटना को, दूसरी बार के परिणाम को इफेक्ट नहीं करेगा। तो उसे हम निरपेक्ष घटना बोल सकते हैं। उसमें भी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है ना। पहली बार अगर टेल आया तो भी हेड आ सकता है, तो भी टेल भी आ सकता है। क्लियर, है ना। इसी प्रकार पासे की बात करें तो पासे में पहली बार उछालो तो दूसरी बार उछाले हुए पासे को इफेक्ट करेगा, नहीं करेगा, है ना। इसी तरह आप मतलब सिक्के, दो अलग अलग सिक्के को उछालो तो भी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सिक्का है, पासा है, वो सब कौन सी घटना में आएगा, सिक्का, पासा। तो ये बात हो गई सिक्के और पासे की। अब हम बात करते हैं पत्ते की, 52 पत्तों की, है ना। 52 पत्तों की बात करें, या फिर एक बॉक्स ले लेते हैं, बॉक्स के अंदर लाल और हरे 2 रंग के बॉल ले लेते हैं तो भी चलेगा, है ना। तो देखो, पहले मैं पत्तों की बात करता हूँ, 52 पत्ते की। तो 52 पत्तों में से पहली बार मैंने एक पत्ता उठाया, पहली बार उठाया हुआ पत्ता लाल रंग का निकला। कौन से रंग का निकला, लाल रंग का।
अब पहली बार उठाया हुआ पत्ता लाल रंग का निकला, अब मैं दूसरा पत्ता उठा रहा हूँ, अब मैं दूसरा पत्ता उठा रहा हूँ। अब तो पहली बार उठाया हुआ पत्ता लाल रंग का निकलेगा, उसकी संभावना कितनी होगी? कुल 26 पत्ते होते हैं लाल रंग के, 26/52 हो जाएगा। अभी दूसरी बार उठाया हुआ पत्ता भी लाल रंग का निकले, उसकी संभावना हमें ढूंढनी हो है। तो पहली बार उठाया हुआ पत्ता लाल रंग का निकला है, तो दूसरी बार उठाया हुआ पत्ता लाल रंग का निकलेगा, उसकी संभावना में कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा, असर करेगा या नहीं करेगा? यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना है, यहाँ पे हमें दो शब्द समझने हैं। मैंने आपको बोला कि पहली बार उठाया हुआ पत्ता लाल रंग का निकला, अब दूसरी बार उठाया हुआ पत्ता लाल रंग का निकलेगा या नहीं निकलेगा, या निकल सकता है, लेकिन उसकी संभावना का कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? कोई बोल सकता है? हाँ बोलो। हाँ बोलो बोलो। सर आपने एक पत्ता मतलब निकाला तो वो लाल रंग का हो, तो दूसरी बार आप निकालेंगे तो वो एक लाल माइनस हो जाएगा ना, तो 25 हो सकता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त है ना। मतलब कि मैंने ये नहीं बोला कि वो पत्ते को वापस रखना है कि नहीं रखना है, मैंने यहाँ पे वो शब्द का यूज़ नहीं किया कि पत्ते को वापस रखने के बाद दूसरी बार उठाना निकालना है, ऐसा मैंने यूज़ किया। पत्ते को वापस रखना है कि नहीं रखना है? अगर पत्ते को वापस रखा जाएगा, अगर उस पत्ते को लाल रंग का जो मैंने निकाला उस पत्ते को अगर वापस रख दिया जाए अंदर, तो क्या होगा? दूसरी बार पत्ता निकालेंगे तो लाल रंग के 26 पत्ते होंगे और कुल पत्ते 52 होंगे। लेकिन अगर उस पत्ते को मैं वापस ना रखूं अंदर, है ना, और वह पत्ता लाल रंग का निकला होगा, तो लाल रंग के पत्ते अब 26 में से 25 होंगे और कुल 51 हो जाएगा। लेकिन वो पत्ता अगर लाल रंग का नहीं होगा, पहली बार निकाला हुआ पत्ता लाल रंग का नहीं होगा, तो दूसरी बार निकालने के लिए 26 लाल रंग के हो गए और कुल तो 51 हो गए, है ना। तो पहली बार निकाला हुआ पत्ता लाल रंग का होगा तो ऊपर वाला आंसर आएगा, पहली बार निकाला हुआ पत्ता लाल रंग का नहीं होगा तो नीचे वाला आंसर आएगा। दोनों आंसर अलग अलग है, क्यों? क्योंकि पहली बार की घटना के परिणाम दूसरी बार की घटना के परिणाम के साथ इफेक्ट करता है। क्या करता है? इफेक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें पहली बार से निकाला हुआ पत्ता, मतलब पहली बार की घटना का परिणाम दूसरी बार की घटना से इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हम उस पत्ते को वापस अंदर डाल दे रहे हैं, उस पत्ते को वापस अंदर डाल दे रहे हैं, पूर्ति सहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूर्ति सहित। पूर्ति सहित मतलब उसको वापस डाल देना। और इसमें क्या कर रहे हैं? हम पूर्ति रहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूर्ति रहित, हम वापस नहीं डाल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी, यहाँ पे दूसरी बार, अगर दूसरी बार की संभावना हमें ज्ञात करनी है तो उसके लिए कंडीशन बनेगी कि पहली बार में क्या हुआ था भाई, वो मुझे बताओ तो मैं दूसरी बार का बोल सकता हूँ। क्योंकि पहली बार वाली चीज़ दूसरी बार को इफेक्ट कर रही है, असर कर रही है, इसलिए उसको सापेक्ष बोला जाएगा। उसमें पूर्ति रहित हमेशा सापेक्ष होगा, कभी निरपेक्ष नहीं हो सकता, और पूर्ति सहित हमेशा निरपेक्ष होगा, कभी सापेक्ष नहीं हो सकता। इतना समझ में आया सबको? समझ में आया इतना? ओके। अब मैं ये ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण भी आपको दे देता हूँ। मेरे पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर लाल रंग के 4 और पीले रंग के 4 बॉल है। अभी बॉक्स के अंदर आंख बंद करके बॉक्स के अंदर से कोई भी एक बॉल उठाना है। एक्चुअली 2 बॉल उठाने हैं,
है ना। लेकिन समझ लो पहले एक के बाद एक बॉल उठाना है। हाँ, तो पहली बार अगर हमने लाल बॉल उठाया, कौन सा, लाल, या फिर पहली बार में पीला बॉल उठाया, तो पहली बार में लाल बॉल उठाया तो दूसरी बार में, चलो पहली बार में लाल बॉल उठाया, उसकी संभावना क्या हो सकती है, कुल कितने परिणाम है, कुल परिणाम की संख्या कितनी है, 4 और 4 8 है। तो पहली बार में लाल होने की संभावना कितनी हो सकती है, 4/8 हो सकता है। और पहली बार में पीले की संभावना कितनी हो सकती है, 4/8 हो सकता है। पहली बार का तो निश्चित है ना। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर वाले को। पहली बार का निश्चित, मैं वापस ऊपर वाले का मिटा देता हूँ तो आपको थोड़ा और समझ में आएगा। चलो चलो यहाँ पे मैं वापस समझा रहा हूँ। पहली बार और दूसरी बार, पहले तो मैं वो ले लेता हूँ बॉल वाली बात। तो हमारे पास लाल रंग के, रेड कलर के 4 बॉल है और येलो कलर के 4 बॉल है और टोटल हमारे पास 8 बॉल है। अब हमारे पास घटनाओं के बारे में सोचना है। तो अगर पहली बार उठाया हुआ बॉल लाल रंग का हो सकता है या तो येलो रंग का हो सकता है। अगर वो लाल रंग का, उसकी संभावना हम पी ऑफ आर नाम दे दें, और येलो रंग का हो उसकी संभावना को हम पी ऑफ वाई नाम दे दें, है ना। तो पी ऑफ आर कितना हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, और पी ऑफ वाई कितना हो जाएगा, वो भी 4/8 हो जाएगा। इसी तरह इस साइड भी मैं वही चीज़ लिख दे रहा हूँ, पी ऑफ आर बराबर 4/8 एंड पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 4/8। अब ये बोला जा रहा है कि पहली बार में अगर लाल बॉल उठाया है या येलो बॉल उठाया है तो दूसरी बार में भी लाल बॉल दूसरी बार अगर उठाते हैं तो वो लाल भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है। पहली बार में अगर येलो आया तो भी दूसरी बार में लाल भी हो सकता है, दूसरी बार में येलो भी हो सकता है। क्लियर, हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहली बार में अगर लाल उठाया है तो दूसरी बार में लाल आएगा, उसकी संभावना कितनी हो जाएगी, पहली बार में हमने लाल बॉल उठाया और दूसरी बार में अगर लाल उठाएंगे तो उसकी संभावना कितनी हो जाएगी। दूसरी बार में क्या आप इसको वापस रख रहे हैं? हाँ वापस रख रहा हूँ, पूर्ति सहित है, इस साइड वाला पूर्ति सहित रख देता हूँ तो वापस रख देता हूँ। संध्या ने सवाल सही पूछा है, पूर्ति सहित है, पूर्ति सहित है तो वापस वो लाल बॉल को अंदर रख दूंगा तो वापस अंदर 4 में से 4 हो जाएंगे। पहले 4 में से एक उठाया तो 3 हो गया था, लेकिन वापस अंदर रख दूंगा तो 4 हो जाएंगे, तो 4/8 आ जाएगा। यहाँ पे भी 4/8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4/8 आ जाएगा और यहाँ पे भी 4/8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उस बॉल को अगर वापस नहीं रखूँगा तो, पूर्ति रहित करूँगा तो पी ऑफ आर कितना हो जाएगा, पी ऑफ वाई कितना हो जाएगा, इसमें भी ऑप्शन है पी ऑफ आर कितना हो जाएगा और पी ऑफ वाई कितना हो जाएगा। चलो ऊपर वाले में पी ऑफ आर कितना हो जाएगा, अगर पहली बार में लाल उठाया था, अभी उस बॉल को हम वापस नहीं रखेंगे तो लाल की संख्या 4 में से 3 हो जाएगी कि नहीं। कुल 4 थी, एक बॉल उठा लिया लाल तो 4 में से 3 हो जाएगा, कुल 8 में से 7 हो जाएगा। तो संभावना कितनी हो जाएगी, 3/7 हो जाएगी इसकी, है ना। लेकिन येलो की कितनी हो जाएगी, येलो की 4/7 रहेगी, क्योंकि येलो तो 4 का 4 था लेकिन कुल 7 हो गया था, तो येलो की 4/7 हो जाएगी। ये 4/7 है वो 4/8 से ज़्यादा है, और ये 3/7 है वो 4/8 से कम है ना, वो ध्यान दीजिएगा जरा। चलो यहाँ पे पी ऑफ आर कितना हो जाएगा, पहली बार में येलो उठाया था तो पी ऑफ आर कितना हो जाएगा, तो आर तो 4 का 4 ही रहने वाला है, क्योंकि पहली बार में येलो उठाया था, येलो निकाला था, तो रेड तो 4 का 4 रहने वाला है, तो 4/7।
लेकिन यहाँ पे पहली बार में येलो उठाए तो 4 का 3 हो गया होगा और 8 का 7 हो गया होगा, तो यहाँ पे 3/7। तो देखो यहाँ पे ये पी ऑफ आर और ये पी ऑफ आर अलग अलग क्यों है? यहाँ पे ये पी ऑफ वाई और ये पी ऑफ वाई अलग अलग क्यों है? पी ऑफ वाई यहाँ पे सेम होना चाहिए था ना, यहाँ पे तो सेम है, पी ऑफ आर और पी ऑफ आर सेम है, पी ऑफ वाई और पी ऑफ वाई सेम है। लेकिन यहाँ पे पी ऑफ आर और पी ऑफ आर अलग अलग क्यों है? नाम तो यहाँ पे पी ऑफ आर ही दे रहे हैं ना दोनों को, तो सही अंक है। यहाँ पे भी नाम तो पी ऑफ आर ही दे रहे, तो अलग अलग संख्या थोड़ी मिलनी चाहिए। हम जिसको सेम नाम देते हैं तो सेम संख्या मिलनी चाहिए, सेम नाम देते तो अलग संख्या नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे अलग संख्या मिल रही है तो उसको नाम में भी हमें चेंज करना पड़ेगा। क्यों? और नाम में क्या चेंज कर सकते हैं, और तो उसका रीज़न चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 3/7 और यहाँ पे 4/7 क्यों है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि पहली बार की जो घटना थी वो ये घटना को इफेक्ट कर रही है। यहाँ पे 3/7 इसलिए है क्योंकि पहली बार में भी रेड बॉल उठाया था, जबकि यहाँ पे पी ऑफ आर 4 है क्योंकि पहली बार में रेड नहीं, वाई येलो उठाया था। तो पहली बार की कंडीशन की वजह से दूसरी बार को इफेक्ट हो रही है। पहली बार की क्या है, मैं क्या शब्द यूज किया अभी? पहली बार की कंडीशन की वजह से दूसरी बार को इफेक्ट हो रही है। कंडीशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शर्त बोलते हैं। तो पहले अगर शर्त ये है कि अगर पहली बार में आर उठाया है तो दूसरी बार में 3 आर उठाने की संभावना 3/7 होगी। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि अगर पहली बार में येलो उठाया है तो दूसरी बार में रेड उठाने की संभावना 4/7 होगी। तो शर्त को ओब्लिक करके लिखेंगे, पहली बार में क्या उठाया वो लिखेंगे। यहाँ पे शर्त को ओब्लिक करके लिखेंगे, पहली बार में क्या उठाया उसका नाम लिखेंगे, ये लो। इसी तरह यहाँ पे ओब्लिक करके आर और यहाँ पे ओब्लिक करके वाई। इसलिए नाम चेंज हो गया तो कीमत चेंज हो गई। आया समझ में? नाम चेंज हो गया तो कीमत चेंज हो गई। अगर यही सवाल ऐसा पूछा जाता है कि पहली बार में और दूसरी बार में दोनों में लाल रंग का बॉल मिले और आपके पास पूर्ति सहित बोला गया है, कौन सा बोला गया है? पूर्ति सहित का ऑप्शन दिया है और बोला है कि दोनों बार में रेड बॉल मिले उसकी संभावना कितनी है, दोनों बार में रेड बॉल मिले उसकी संभावना कितनी है। तो दोनों बार में रेड बॉल मिले उसको हम क्या बोलेंगे? अगर इसको मैं पहली बार वाले को 1 1 नंबर दे दूं और दूसरी बार वाले को 2 2 नंबर दे दूं, यहाँ पे मैं 1 1 नंबर दे दूं और यहाँ पे मैं 2 2 नंबर दे दूं, यहाँ पे पीछे 1 आएगा, है ना। तो पहली बार में अगर निकाला है वो बॉल पी ऑफ आर 1 और दूसरी बार में निकाला है बॉल पी ऑफ आर 2, है ना, तो उसका प्रतिच्छेद करना पड़ेगा क्योंकि पहली बार में भी मिले और दूसरी बार में भी मिले तो प्रतिच्छेद होगा कि नहीं? समझ रहे हो मेरी बात को? अगर वाक्य रचना ऐसी यूज की है कि दोनों बार लाल बॉल मिले, लाल रंग का बॉल निकाला जाए, उसकी संभावना ज्ञात कीजिए। तो पहली बार में हमने रेड उठाया, पहले हम पूर्ति सहित की बात करें तो पूर्ति सहित में क्या होगा? पहली बार में रेड उठाया, दोनों का पूर्ति सहित हो या पूर्ति रहित हो आएगा तो R1 छेद R2 ही आएगा, क्योंकि पहली बार में भी R दूसरी बार में भी R। तो छेद क्या बताता है? और छेद क्या बताता है? और मतलब पहली बार में भी लाल रंग हो और दूसरी बार में भी लाल रंग हो, बीच में और आया ना, ये बता रहा है छेद, प्रतिच्छेद। चलो तो इसका आंसर क्या होगा पता है आपको? नहीं, रिक्त नहीं, तो पूर्ति सहित है तो यहाँ पे दोनों का गुणा हो जाएगा, पी ऑफ R1 गुणा पी ऑफ R2।
क्लियर है? ये दोनों का गुणा हो जाएगा। हाँ, गुणा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का मतलब कॉमन जो होगा वो दोनों में रहेगा, आ जाएगा अपने आप। जब यहाँ पे पूर्ति सहित हो, मतलब कि निरपेक्ष घटना हो, निरपेक्ष घटना में दोनों का गुणा हो जाता है जब प्रतिशत ढूंढने के लिए। लेकिन अगर पूर्ति रहित होगा तो भी गुणा हो जाएगा। पी ऑफ R1 छेद R2 बराबर पी ऑफ R1। R1 के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन R2 के लिए कंडीशन है। पी ऑफ R2 ओब्लिक R1, ये दोनों का गुणा हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सर मुझे नहीं आ रहा है समझ में। ओके 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 ओके, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, आ जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि पहली बात तो आपको ये सूत्र याद रखना है कि संभावना का गुणाकार का नियम यह है कि यहाँ पे अगर आप दोनों का प्रतिच्छेद करते हो, तो दोनों संभावना का गुणा होता है, लेकिन उनकी कंडीशन को साथ में लेके, है ना। अगर पूर्ति रहित है तो उसकी कंडीशन को ध्यान में लेना पड़ेगा, पूर्ति सहित है तो कंडीशन की मतलब नहीं है, क्योंकि वो निरपेक्ष होता है। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन को चेंज करता हूँ, मतलब सवाल को चेंज करता हूँ, अभी ध्यान दीजिएगा। अगर सवाल ऐसा पूछा कि दोनों बार अलग अलग रंग के बॉल मिले, दोनों बार अलग अलग रंग के बॉल मिले, तो दोनों बार अलग अलग रंग के बॉल कैसे मिलेंगे हमें? पहली बार में कौन से बॉल मिलेंगे और दूसरी बार में कौन से रंग मिलेंगे? तो पहली बार में समझ लीजिए R अगर आया तो दूसरी बार में क्या आना चाहिए? येलो आना चाहिए। अगर पहली बार में येलो आया तो दूसरी बार में क्या आना चाहिए? रेड आना चाहिए। यही चीज़ इसमें भी करनी है। पहली बार में R आया तो दूसरी बार में क्या आना चाहिए? येलो आना चाहिए। अगर पहली बार में येलो आया तो दूसरी बार में क्या आना चाहिए? रेड आना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे दो घटनाएं बन रही है। अगर पहली बार में, अगर मतलब शर्त हो गई, कंडीशन हो गई, है ना, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं होगी क्योंकि पूर्ति सही तो इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। तो पहली बार में रेड आए मतलब R1 आए, और दूसरी बार में येलो आए, और मतलब छेद Y2, 2 मतलब दूसरी बार में, या मतलब योग। ओके, पहली बार में येलो आए और दूसरी बार में रेड आए, और मतलब छेद, दूसरी बार में रेड आए, है ना। इसकी संभावना हमें ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे? सूत्र क्या बनेगा? पहला सूत्र तो यही बनेगा कि बीच में जो योग है ना उसको हटा के प्लस कर देंगे। P ऑफ R1 छेद Y2 प्लस P ऑफ Y1 छेद R2। क्लियर? पहला सूत्र तो ये बन गया। अभी यहाँ पे छेद है तो क्या होना चाहिए? गुणा होना चाहिए। R1 और Y2 का गुणा होना चाहिए, और यहाँ पे Y1 और R2 का गुणा होना चाहिए। ये सूत्र है, और ये सूत्र प्रैक्टिकल है, उसको भी मैं अलग से समझाऊंगा। लेकिन गुणा का सूत्र है R1 छेद Y2 और Y1 छेद R2 होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, पहली बात तो यहाँ पे वो देखना पड़ेगा आपको कि पूर्ति सहित है कि पूर्ति रहित है, मतलब निरपेक्ष है कि सापेक्ष है। अगर वो पूर्ति रहित हुआ तो क्या होगा? सीधा ही गुणा हो जाएगा दोनों का। दोनों को अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे देते हैं, तो P ऑफ R1
गुणा, छेद की जगह गुणा आ जाएगा, पी ऑफ y2 प्लस पी ऑफ y1, छेद की जगह गुणा पी ऑफ r2, और आपकी संभावना का आंसर मिलेगा पी ऑफ r1 कितना है 4/8 गुणा 4/7 प्लस पी ऑफ y1 4/8 गुणा 4/7 बराबर 4 दूनी 8 उड़ गया, 2/7 प्लस 2/7 बराबर 4/7। ये मैंने क्या किया, गलत है, सॉरी, पूरा गलत कर दिया मैंने। हाँ, पहले तो पूर्ति सहित है ना, तो ये वाला आएगा ना 4/8 गुणा 4/8 प्लस 4/8 गुणा 4/8, है ना। तो यहाँ पे 4 1/2 मतलब 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/2 आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर कंडीशनल है, अगर पूर्ति सहित है तो क्या हो जाएगा, पूर्ति रहित है तो, पूर्ति सहित वाला तो देख लिया, पूर्ति रहित है तो क्या होगा, तो हमारे पास ये कंडीशन बाजू में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर बदल जाएगा। पहली बार में R1 आया है, लेकिन दूसरी बार में Y2 आया है, वो दूसरी बार का Y2 अलग अलग दो आंसर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें ये वाला चाहिए, पहली बार में Y1 वाला, है ना। तो Y2/R1 वाला चाहिए, प्लस P ऑफ Y1 तो चाहिए गुणा P ऑफ R2 नहीं चाहिए, लेकिन P ऑफ R2 ऐसा चाहिए, R2 इसमें निश्चित चाहिए, क्योंकि दोनों R2 का आंसर अलग अलग है। तो कौन से आंसर वाला चाहिए, तो कि हमें पहले Y1 आया हो ऐसा R2 चाहिए, तो उसका ओब्लिक पहले Y1 आया हो तो क्या हो गया इसका आंसर, P ऑफ R1 वो तो 4/8 है गुणा P ऑफ Y2/R1 वो 4/7 है, प्लस P ऑफ Y1 वो 4/8 है गुणा P ऑफ R2/Y1 4/7 है। तो 4 चौके 4, 1/2 गुणा 4/7 मतलब 2/7 गुणा 2/2 प्लस 2/7 बराबर 4/7। यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअली 4/8 आंसर है, यहाँ पे 4/7 है। तो दोनों का आंसर अलग अलग मिला। चलो हम एक कोष्टक बनाते के देखते हैं कि कक्षा 11 और कक्षा 12 उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स ग्यारह और 12 को मैं नाम दे देता हूँ X और Y, ठीक है। मैं यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या लिख रहा हूँ 100, ध्यान दीजिएगा, कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है, बराबर है। अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 40 और 60, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 50 और 50। चलो अभी मेरे को यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 30, तो 60 में से 30 गया तो 30, 50 में से 30 गया तो 20, और 50 में से 30 गया तो 20, 20 और 20 40 हो गया, 30 और 30 60 हो गया। तो थोड़ा अलग करते हैं, यहाँ पे मैं 25 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 40 लिखता हूँ। चलो 50 में से 60 में से 40 गया तो 20, 50 में से 40 गया तो 10, 50 में से 20 गया तो 30, 30 और 10 40 हो गया। चलो अब मुझे ये बताओ, मुझे ध्यान से समझ के बताना कि ये स्कूल के अंदर, ये स्कूल में से कोई भी एक बच्चे को सिलेक्ट किया जाए
तो वो बच्चा 11वीं का हो, उसकी संभावना कितनी होगी? पी ऑफ एक्स कितना होगा? इस 50/100, पी ऑफ एक्स 30/100। अरे वो बच्चा बोला, मैं लड़की या लड़का नहीं बोला मैंने। 11वीं का बच्चा हो। अच्छा, 40/100। 40/100, वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं ये पूछूं आपको कि वो बच्चा 12वीं कक्षा, सॉरी, वो बच्चा मतलब ये स्कूल में से कोई भी एक बच्चा निकाला जाए और वो बच्चा लड़का हो, उसकी संभावना, उसको मैं बी नाम दे देता हूँ। 30/50। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, पूरी स्कूल में से मैं निकाल रहा हूँ बच्चे को, और वो लड़का होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 11वीं का हो या 12वीं का हो। हाँ हाँ हाँ, 50/100। 50/100। अब मुझे ये बताओ कि 11वीं कक्षा का बच्चा है ना, मैंने 11वीं कक्षा के बच्चे लिए, उसमें से वो बच्चा लड़का हो, उसकी संभावना 30/40। तो मैंने क्या बोला, वो बच्चा 11वीं कक्षा का है, वो कंडीशन है। 11वीं कक्षा का है, वो कंडीशन है। और वो बच्चा क्या बोला मैंने, लड़का हो, है ना, ऐसा बोला ना मैंने। तो उसका आपने क्या बोला, 30/40 बोला। ओके, ऐसा कैसे लाए आप? चलो अब मुझे ये बताओ कि एक बच्चा है, वो 11वीं का भी होना चाहिए, मतलब पूरी स्कूल में से एक बच्चा निकालो जो 11वीं का लड़का हो। पूरी स्कूल में से एक बच्चा ऐसा निकले जो 11वीं कक्षा का लड़का हो। 30/50। 30/100 आएगा ना। 11वीं कक्षा का लड़का हो, पूरी स्कूल में से 11वीं कक्षा का लड़का हो, 30/100 आएगा ना। सर, आपने सिर्फ लड़का बोला है तो लड़के तो टोटल 11वीं कक्षा का लड़का बोला, पूरी स्कूल में से 11वीं कक्षा का लड़का, मतलब वो 11वीं का भी होना चाहिए और लड़का भी होना चाहिए। एक्स छेद बी आएगा। ग्यारहवीं का भी होना चाहिए, लड़का भी होना चाहिए। हो सकता है ऐसा। तो चलो अब मुझे एक ऐसा बताओ कि कोई एक बच्चा लड़का है, वो कंडीशन है, क्या है, लड़का है वो कंडीशन है, और वो 11वीं का हो। लड़का तो है ही, वो पक्का है, लेकिन वो 11वीं का हो, उसकी संभावना क्या है? तीस बटे 50। लड़का है वो कह दिया है, मतलब लड़के में ही देखना है हमको। कहाँ पे देखना है हमको? ये और उसमें क्या फर्क है? हाँ, Criteria है। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि कुल बच्चों में से लड़का चाहिए कि फिर 11वीं के बच्चों में से लड़का चाहिए, है ना, या फिर कुल बच्चों में से 11वीं का चाहिए या बॉयज़ में से 11वीं का चाहिए। अलग अलग वाक्य रचना को अलग अलग संज्ञाओं से हमें समझना होगा, ठीक है। तो देखो ये 30/50 है। आया समझ में? हाँ सर। हाँ, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं। मैं अगर पी ऑफ एक्स ऑब्लिक बी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, पी ऑफ एक्स ऑब्लिक बी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पी ऑफ बी ले लूँगा और पी ऑफ एक्स छेद बी ले लूँगा, इन दोनों का अनुपात ले लूँगा, तो भी मेरे को ये आंसर मिल जाएगा।
मिल रहा है आंसर? हाँ सर, 100 कट जाएगा, वो 100 बचेगा तो वही। हाँ, इसके बट्टे में ये लेना है, ठीक है। तो क्या हुआ, फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, पी ऑफ एक्स छेद बी बटे में पी ऑफ बी बराबर पी ऑफ एक्स ऑब्लिक बी। मिला कि नहीं मिला? हाँ। अब पी ऑफ बी को बराबर के इधर लाऊंगा तो क्या होगा, पी ऑफ एक्स ऑब्लिक बी, एक्स छेद बी बराबर पी ऑफ एक्स ऑब्लिक बी इंटू पी ऑफ बी। हुआ कि नहीं, गुणा का नियम हुआ कि नहीं, संभावना का। यहाँ पे पी ऑफ बी और पी ऑफ एक्स का गुणा ही हो रहा है, लेकिन एक्स की कंडीशन हमें बाजू में लिखनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? वो 30 जो है हम 100 में से ले रहे हैं कि 50 में से ले रहे हैं कि 40 में से ले रहे हैं, वो तीनों को अलग अलग तरीके से बोला जाएगा। उस 30 को हम 100 में से लेंगे तो क्या बोलेंगे, पी ऑफ एक्स छेद बी बराबर है। उस 30 को हम ये 50 में से लेंगे तो क्या बोलेंगे, पी ऑफ 50 में से ले रहे हैं ना, तो एक्स ऑब्लिक बी है ना। उस 30 को हम अगर 40 में से लेंगे तो क्या बोलेंगे, पी ऑफ बी ऑब्लिक एक्स। क्लियर हुआ? हम कुल एक्स में से कोई बी को ले रहे हैं, यहाँ पे हम कुल बी में से कोई एक एक्स को ले रहे हैं, या तो फिर हम यहाँ पे कुल में से बी और एक्स दोनों को ले रहे हैं, जो दोनों कंडीशन को पूरा करता है। क्लियर हुआ? सर, तो आपने ये पी ऑफ बी क्यों लिखा है? कहाँ पे? पी ऑब्लिक एक्स क्यों नहीं लिखा वहाँ पे? कहाँ पे? है ना आखिर में। यहाँ पे? हाँ। यहाँ पे? हाँ। ये तो मैं इधर बट्टे में से इधर लाया ना गुणा में। तो सर वहाँ पे 30/40 है ना। 30/40। हाँ, अभी तो आपने वो बोला कि वो तो बी ऑब्लिक एक्स है, हमें एक्स ऑब्लिक बी चाहिए ना। ये रहा 30/50। नहीं, आपने बोला बॉय पूरे क्लास में से हो या फिर पूरे ये तीनों अलग अलग है, पूरे क्लास में से हाँ, है, यही। ये पूरे क्लास में से है, वो तो 30/100 है। ये पूरे बॉयज़ में से 11वीं वाले हैं तो ये 30/50 है। ये पूरे 11वीं वाले में से पूरे बॉयज़ है, मतलब ये 30/40 है। आया समझ में? कंडीशन समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ। धीरे वो मैंने धीरे। मिक्स कर दिया था। हाँ,